हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। और हम अपना जो है सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि जो जनपद हैं उनका उदय हुआ था 16 महाजनपदों का। तो ये उसी समय की बात है जब महाजनपद जो है जिनका उद्भव हुआ था, उसी के दौरान हम जो है एक जो शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जो मौर्य वंश था उसका उदय हुआ था, उसके बारे में हम इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उससे पहले इन्होंने जो है वहाँ पर जो नंद वंश के शासक थे, जो अंतिम शासक घनानंद, उसको हरा करके जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो देखिए, उन्होंने यहाँ के नंद वंश का जो शासन था, नंद वंश का, यहाँ पर उस शासन को समाप्त कर दिया। और नंद वंश के बारे में अगर हम पढ़ें तो नंद वंश के संस्थापक, सबसे पहले प्रथम जो संस्थापक थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, वो महापद्मनंद थे। और अंतिम शासक जिनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो थे घनानंद। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिनको हम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, ये तीनों ही नाम एक व्यक्ति के हैं। इन नामों से हम जानते हैं इतिहास में। तो ये इनके जो है बहुत ही जो श्रेष्ठ गुरु थे, और इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दे करके उसे जो है एक शक्तिशाली सम्राट बनाया था। और विष्णुगुप्त के बारे में अगर हम देखें, कौटिल्य के बारे में, तो वो एक गरीब ब्राह्मण थे। बहुत जो प्राचीन तम इनके बारे में जो एक कथा प्रसिद्ध है वो ये है कि एक बार ये घनानंद के जो घनानंद के जो दरबार में गए थे, और इनका जो है घनानंद ने काफ़ी अपमान कर दिया था। तो उसी दिन इन्होंने प्रण ले लिया था कि जो ये घमंडी सम्राट है, इसको जो है इसके शासन को समाप्त करके यहाँ पर जो है एक योग्य सम्राट की जो है ये एक योग्य सम्राट को तैयार करेंगे और उसका शासन स्थापित करवाएंगे। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही अपना जो है शिष्य चुन लिया था और उनको शिक्षा दीक्षा दे करके इस योग्य बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, इसके बाद जो है बिंदुसार इनके पुत्र थे और उनका शासन हुआ। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, जो कि आप अगर भारतीय इतिहास में देखते हैं तो एक महान जो सम्राट के रूप में जो उभरे थे, और इनका जो है शासन काफ़ी लंबे समय तक चला था। तो अगर हम देखें कि इन सभी के बारे में जो इतिहास में हमें किस तरह से जानकारी मिलती है, तो देखिए जो जानकारी मिलती है वो किस लिपि में मिलती है। तो देखिए, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। इन लिपियों में देखिए, इन लिपियों को पढ़ा गया, और इन लिपियों का जो अर्थ है कब और किसने निकाला, सबसे पहला प्रश्न जो है ये हमारे सामने आता है। तो देखिए, 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने जो है इन लिपियों को सबसे प्रथम जो है पढ़ा था और इसका जो है अर्थ निकाला था। इन लिपियों का प्रयोग उस समय सिक्कों और अभिलेखों में किया जाता था। तो देखिए, अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से हमें जो है उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, और इन लिपियों का प्रयोग सर्वप्रथम जो है सिक्कों और अभिलेखों पर देखा गया था। देखिए, प्रिंसेस को पता चला कि अधिकांश जो अभिलेख और सिक्के हैं उन पर प्रियदसी मनोहर आकृति वाले राजा का नाम लिखा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रियदसी मनोहर आकृति वाले जो राजा थे वो कौन थे। वो जो है हमारे, अगर आप देखें तो ये जो है अशोक थे महान, और इनके जो बारे में जो है सिक्कों पर और अभिलेखों पर मतलब जो खुदाई के दौरान जो है ये सभी अभिलेख और जो सिक्के हैं सामने आए थे। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमें इस बात का पता लगा कि पूरा जो देश था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो देखिए, यानी कि जिस तरह से आज हमारा पूरा देश जो है 28 राज्यों में बटा है,
तो इसी प्रकार उस समय जो है 16 महाजनपद होते थे, यानी कि जैसे बड़े बड़े राज्य जिसको हम महाजनपद कहते हैं। तो उस समय जो है पूरा देश जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना गया था, क्योंकि ये देखिए जैसे जैसे ये समय, इस समय में क्या हुआ, इस समय में जो है नए नए जो है शक्तिशाली महान जो हैं राज्य अस्तित्व में आने लगे थे। नगरों का धीरे धीरे विकास होने लगा था। अगर उस समय अगर हम देखें तो लोगों को, आपको पता है लोह धातु का जो है खोज हो चुकी थी, तो लोहे धातु का प्रयोग होने लगा था। सिक्कों का विकास हो रहा था, यानी कि उस समय जो है सिक्के प्रचलन में आ चुके थे, सिक्कों का इस्तेमाल होता था। और महाजनपदों के रूप में वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जो ये मुख्य जो महाजनपदों के रूप में उभरे थे। यानी कि वैसे तो 16 महाजनपद थे, लेकिन जो ये 7 महाजनपद थे ये जो है बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे। तो देखिए बच्चों कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जनपदों की विशेषता, यानी कि ये जो महान जो जनपद थे, महाजनपद के रूप में जो राज्य उभरे थे, इनकी विशेषताएं क्या थी। देखिए अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। अब देखिए ये जो छोटे छोटे जो पूरा देश जो छोटे छोटे भागों में बट रहा था, यानी जनपदों के रूप में उभर रहा था, तो इन पर जो है एक राजाओं का शासन शुरू हो गया, यानी कि इनके जो इन राज्यों के अपने एक राजा होते थे। तो देखिए हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। सभी देखिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने जनपद को किले बंद कर लिया करते थे, और राजधानियों के रखरखाव के लिए सेना, नौकरशाही इनको तैयार करते थे। और देखिए जब अगर आप अपने साम्राज्य को मजबूती अगर प्रदान करते हैं, अगर आप सेना का रखरखाव करते हैं, या आप कोई भी काम अगर आप लगा लीजिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर अपने अंडर आप किसी को काम देते हैं, तो आपको जो है उसको वेतन ज़रूर देना पड़ेगा। तो उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो है इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इन्हें जो है धन की आवश्यकता होती थी। तो देखिए उस समय के जो शासक थे वो धन किस तरह से मतलब इकट्ठा किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, किसानों, व्यापारियों पर कर लगाना शुरू कर दिया। किसानों से उन्होंने भूमि कर, और जो है जो भी फसल के रूप में जो भी अनाज वो उगता था, मतलब उन्होंने जो है किसानों से कर के रूप में लेना शुरू कर दिया, और व्यापारी अपना व्यापारी कर देते थे। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जो है उसने पड़ोसी उन राजाओं ने पड़ोसी राज्यों को भी जो है देखिए 2 मकसद से, यानी एक तो उनकी अपनी सीमाओं का विस्तार हो जाएगा, साथ में उनकी शक्ति जो है, शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आसपास के जो राज्यों पर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया, वहाँ जो है लूटपाट करनी शुरू कर दी। इससे जो है उनका धन इकट्ठा होने लगा, और धीरे धीरे जो कुछ राज्य थे सेना और नौकरशाही तंत्र रखने लगे, यानी कि इस लूटपाट से परेशान होकर के जो आसपास के छोटे मोटे राज्य थे, या जो मतलब जिन्होंने पहले सेना वगैरह नहीं रख रखी थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सेना और नौकर जो शाही तंत्र है वो उसकी स्थापना करनी शुरू कर दी, यानी कि सेनाएं रखनी शुरू कर दी, अपने जो राज्य को किले बंद करना शुरू कर दिया, जिससे जो है उनकी सुरक्षा हो सके। तो देखिए बच्चों इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मगध, महाजनपद के रूप में एक समृद्ध साम्राज्य। तो देखिए मैंने अभी 16 महाजनपदों में से जो 7 महाजनपद जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे, उनमें से जो है एक जो महाजनपद है जैसे मगध, ये जो है समृद्ध राज्य के रूप में उभरा, और बहुत बड़ी जो है शक्ति उस समय के अगर हम राज्यों में देखें तो जो है ये जो मगध है ये महाजनपद था, और मतलब बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। तो देखिए ये जो जनपद था इतना समृद्ध क्यों था, कारण हम जो है वो जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या है, प्राचीन शक्तिशाली जनपद। ये शुरू से ही जो था एक महान जो है जनपद था, महाजनपद था, और काफ़ी शक्तिशाली था। तो देखिए पटना, गया, बिहार अगर हम वर्तमान में देखें तो उस समय जो है ये जो क्षेत्र मगध जनपद के रूप में उभरा था। इसकी प्राचीन राजधानी जो थी राजगृह थी,
जिसको हम राजगीर भी कह सकते हैं, राजगीर भी कहते हैं। तो ये इसकी राजधानी थी। इसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र की जो है सुरक्षा करती थी। तो देखिए ये प्रकृति ने इसकी सुरक्षा कर रखी थी। किस तरह से? इसके इस राज्य के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ थी जो इसे जो है सुरक्षा प्रदान करती थी। तो देखिए बच्चों, इसकी ये जो इस क्षेत्र की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। उपजाऊ होने का कारण क्या था? देखिए यहाँ पर गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, यानी कि ये जो है गंगा और सोन नदी का क्षेत्र था। यहाँ पर ये दो नदियों का नदियाँ ज़्यादा ये जो दो नदियाँ हैं ये बहती थी, जिसका पानी जो है यहाँ सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। गंगा और सोन नदी में जो है नौका के माध्यम से ये यातायात की सुविधाओं को भी जो है प्राप्त करते थे। तो देखिए ये यातायात के लिए जो है इन नदियों का आने जाने के लिए भी जो है इन नदियों का प्रयोग करते थे, जिससे इस प्रदेश का जो व्यापार था वो काफ़ी समृद्ध था। और देखिए यहाँ पर जो है लोहे की खानें थी। लोहे की खानों के कारण जो है इन प्रदेशों में जो हथियार वगैरह है उसकी आपूर्ति जो है अच्छी प्रकार से होती थी, यानी कि जो भी हथियार जो सुरक्षा के लिए तैयार किए जाते थे वो लोहे के तैयार किए जाते थे। और देखिए यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ हाथी जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे। तो जो मगध जो साम्राज्य था इसमें जो है सेना की जो सेना सुरक्षा करती थी उसमें हाथियों को भी शामिल किया जाता था। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो है अगर हम देखें भौगोलिक स्थिति के कारण और जो अंदर जो राजतंत्र था इसका सारा ही जो है काफ़ी मजबूत था। जो सेना थी वो शक्तिशाली थी। साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था। प्रकृति जो है इस पर काफ़ी मेहरबान थी। तो इस वजह से ये जो मगध साम्राज्य है ये बहुत ज़्यादा जो है समृद्ध था। तो बच्चों इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो ये पूरा साम्राज्य हमने पढ़ा कि 16 जनपदों में बटा हुआ था। और इसके बाद हमने मगध के बारे में पढ़ा और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।